अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने पढ़ना है। सिस्टमेटिक्स का ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन क्या है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट यानी डिफरेंट टाइप के जो स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें से कौन से प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से जो स्पीशी कॉन्सेप्ट हैं वो सिर्फ हिस्टोरिकल उनकी इंपॉर्टेंस है। सो अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिक लिटरेचर देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। नंबर 1 टाइपोलॉजिकल, या जिसे आप एसेंशियलिस्ट स्पीशी कॉन्सेप्ट या मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। नंबर 2 नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट। नंबर 3 बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट। इन चारों में से जो पहले दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी सिर्फ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यानी वो करंटली इतना ज़्यादा उन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या इतना ब्रॉड रेंज में यूज़ नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाले दो हैं ये करंटली डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, टेक्सोनोमिस्ट जो हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। सो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट, और इस स्पीशी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है वो एक लिमिटेड नंबर में है, और आप जितनी भी डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर है वो लिमिटेड नंबर में आप उन्हें यूनिवर्सल्स या टाइप्स का नाम देते हैं। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं, डाइवर्स टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं, आप उन्हें टाइप्स या यूनिवर्सल्स का वर्ड उनके लिए यूज़ करते हैं। और ये जो टाइप्स हैं या यूनिवर्सल्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। दे डोंट बेयर एनी रिलेशनशिप टू ईच अदर। और ये जो यूनिवर्सल्स और टाइप्स हैं इन्हीं को आप स्पीशी का नाम देते हैं। और इन यूनिवर्सल्स और टाइप्स के बीच में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई वेरिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंस नहीं रखती, या आप कह लें कि वेरिएशन या चेंजेस जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स और यूनिवर्सल्स जो चेंजेस हैं वो इररेलेवेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट था वो प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम में एक्सेप्टेबल था। मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को जो है वो प्लेटो और एरिस्टोटल का जो टेन्योर गुजरा है वो इसको एक्सेप्ट करते थे। इसके अलावा जो लीनियस और उसके फॉलोअर्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते थे और यूज़ करते थे। केन जो है इसने इस कॉन्सेप्ट को मॉर्फोस्पीशी कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। यानी केन ये कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये मॉर्फोस्पीशी कॉन्सेप्ट है, यानी ये स्पीशीज़ के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉर्फोलॉजी बेस्ड है। यानी आपने अगर स्पीशी को स्टडी करना है तो मॉर्फोलॉजी की बेस पे आप कहेंगे कि आप एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, स्पीशी की मॉर्फोलॉजी देखेंगे और आप कहेंगे कि ये एक स्पीशी है। जहाँ उसमें मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है आप उसको एक डिफरेंट स्पीशी डिक्लेयर कर देंगे। सो अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिन्हें आप एसेंशियलिस्ट कहते थे, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस स्पीशी कॉन्सेप्ट को, मॉर्फोस्पीशी कॉन्सेप्ट को या टाइपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को एसेंशियलिस्ट स्पीशी कॉन्सेप्ट भी कहा है। because members of a taxon or a species can be recognized by their essential characters, यानी उनके कुछ essential characters जो उसके ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे। एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, उन इसेंशियल करैक्टर्स का मौजूद होना जो है वो कंपलसरी है अगर आपने किसी इंडिविजुअल को किसी ख़ास स्पीशी का मेंबर डिक्लेयर करना है। यानी आपने एक क्राइटेरिया सेट किया कि अगर सपोज करैक्टर ए बी सी डी ये 4 करैक्टर्स होंगे तो ये जो है वो इंडिविजुअल इस स्पीशी से बिलोंग करेगा। अगर ये 4 करैक्टर्स नहीं होंगे तो ये इंडिविजुअल इस स्पीशी से बिलोंग नहीं करता बल्कि किसी और स्पीशी से बिलोंग करता है। तो उन एसेंशियल करैक्टर्स की बेस पे चूँकि आप स्पीशीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, स्पीशीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को एसेंशियल स्पीशी कॉन्सेप्ट का नाम भी दिया है। सो essentialist ideology is also referred as typology. According to morphological species concept, one species can be recognized and segregated from another species by their physical and morphological features. यानी आप physical या morphological features की बेस पे एक species को दूसरी species से recognize कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं according to this morphological या typological species concept. इसीलिए उसने next point में ये लिखा है कि typological species concept को आप morphological species concept भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपने species differentiation का क्राइटेरिया रखा है वो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सो डिफरेंट स्पीशी वो होगी जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नज़र आ रही है।
डिफरेंट स्पीशीज़ दैट विच इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, यानी इस टाइपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, जो डिफरेंट नज़र आ रहा है, वो डिफरेंट स्पीशी है. So this concept was actually accepted by different taxonomists till अर्ली पोस्ट लीनियन पीरियड, यानी लीनियन का एरा गुजरने के बाद भी कुछ टाइम तक ये कॉन्सेप्ट जो था ये एक्सेप्टेबल था. और इस कॉन्सेप्ट में 4 पास्टुलेट्स हैं. नंबर 1, स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स शेयरिंग सेम एसेंस और सोल या स्पिरिट. एसेंस का मतलब है सोल या स्पिरिट शेयर कर रहे हैं, यानी स्पीशी जो है उसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक स्पीशी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स आपने पुट किए हैं एक ग्रुप के अंदर, और वो कॉमन कोई करैक्टर्स जो हैं वो सोल या स्पिरिट जो है वो शेयर कर रहे हैं. ईच स्पीशीज़ सेपरेटेड फ्राम ऑल अदर्स स्पीशीज़ बाय अ शार्प डिसकॉन्टीन्यूटी, यानी एक स्पीशी को, एक ग्रुप को आप दूसरी स्पीशी ग्रुप से कोई डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ करैक्टर्स की बेस पे आप अलग कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. यानी जो आपने क्राइटेरिया या एसेंशियलिस्ट करैक्टर्स, एसेंशियल करैक्टर्स सेट किए हैं एज अ क्राइटेरिया, वो एसेंशियल करैक्टर जहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो वहाँ पे वो ग्रुप स्पीशीज़ का जो है वो आप उसको उस ग्रुप के अंदर डिक्लेयर नहीं करेंगे. यानी जहाँ करैक्टर्स में डिसकॉन्टीन्यूटी आपको मिलती है, वहाँ करैक्टर मौजूद नहीं है, आप उन्हें उस स्पीशी का मेंबर डिक्लेयर, उन इंडिविजुअल्स को उस स्पीशी का मेंबर डिक्लेयर नहीं करेंगे. सो थर्ड वन, ईच स्पीशी इज़ कम्प्लीटली कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम. चूँकि ये एसेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट है तो इसलिए ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, वेरिएशन को एक्सेप्ट नहीं करता. ये कहता है कि जो स्पीशी होती है वो थ्रू आउट टाइम जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स होती है. जैसे एसेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट था कि स्पीशी जो है वो फिक्स होती है. फोर्थ पास्टुलेट कि अगर वेरिएशन होती भी है विद इन स्पीशी, अगर वेरिएशन है भी तो वो बहुत नैरो लिमिट के अंदर है, वो स्ट्रिक्ट लिमिट्स के अंदर है. वो ओपन वेरिएशन जो है या ब्रॉड रेंज पे जो वेरिएशन है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है. ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं? सिम्पसन और मेयर जो है, और इसके अलावा और बहुत से जो रिसेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में पॉजिटिविटी होने के बावजूद कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं, कुछ क्रिटिसिज्म इसके ऊपर किया है, कुछ ड्रॉबैक्स पॉइंट आउट किए हैं. नंबर 1 कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शुअल डायमॉर्फ्स को स्टडी करते हुए या पोलीमॉर्फिक स्पीशीज़ को स्टडी करते हुए या एज डिफरेंस ग्रुप्स, जिस स्पीशी के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स बन जाते हैं और वो सारे एज ग्रुप्स एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नज़र आते हैं, यानी अडल्ट्स का ग्रुप डिफरेंट नज़र आता है. हालांकि वो एक ही स्पीशी के मेंबर हैं, एक ही स्पीशी के अडल्ट और यंग और न्यू बॉर्न्स हैं, लेकिन वो एज ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली. सो ऐसी स्पीशीज़ को स्टडी करते हुए ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है. दूसरा कि जो सिबलिंग स्पीशीज़ होती हैं, सिबलिंग स्पीशीज़ बेसिकली वो स्पीशीज़ हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली बायोलॉजिकली स्पीशी को अगर डिफ़ाइन करें तो वो बिल्कुल सेपरेट स्पीशीज़ हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, लेकिन एक्चुअली वो बायोलॉजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल अलग स्पीशीज़ हैं, उन्हें आप सिबलिंग स्पीशीज़ कहते हैं. उस केस को स्टडी करते हुए, सिबलिंग स्पीशी के केस को स्टडी करते हुए भी ये कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता. अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट. ओकैम और उसके फॉलोअर्स जो थे वो इस कॉन्सेप्ट के सपोर्टर्स थे. वो बिलीव करते थे कि सिर्फ इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, यानी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे. उनके मुताबिक स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली ह्यूमन क्रिएशन है. ये ह्यूमन मेंटल क्रिएशन है, यानी इंसान के दिमाग की एक सोच है सिर्फ. एक्चुअली स्पीशीज़ वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करती इन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक व्यू था. सो दे डिडंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़ आर मैन्स ओन क्रिएशन एंड हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर. ठीक है जी, ये इसका कॉन्सेप्ट है. एंड दे आर मेंटल कॉन्सेप्ट. चूँकि ये मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए इनकी कोई ख़ास साइंटिफिक वर्थ नहीं है इनके अकॉर्डिंग, कि स्पीशी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है साइंस के अंदर, कोई उसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ह्यूमन मेंटल क्रिएशन है, ये एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती. सो ये जो कॉन्सेप्ट था वो टिल 18th सेंचुरी फ्रांस में एक्सेप्टेबल था, और अभी भी कुछ बॉटनिस्ट जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं.
इस कॉन्सेप्ट पे क्रिटिसिज्म क्या था, चूँकि बेसिकली हम इसकी जैसे डेफिनेशन ही हमें बता रही है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे बिलीव कर रहे हैं, कोई वो स्पीशी एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं कर सकते या करते। तो हमें ये बीइंग साइंटिस्ट, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होने के नाते हमें पता है कि इस डेफिनेशन का कोई बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये बेसलेस जो है वो कॉन्सेप्ट है। सो सिम्पसन, रॉलेंस और मेयर जो है वो ये कहते हैं कि कोई भी बायोलॉजिस्ट इस आइडिया से एग्री नहीं करता कि स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि स्पीशीज़ होती हैं और स्पीशीज़ क्रिएट होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। स्पीशीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। बेसिकली स्पीशीज़ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होती है, नई नई स्पीशीज़ बनती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये जो कॉन्सेप्ट है नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये बेसलेस है, इसकी कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। सो नेक्स्ट हमने जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ब्रॉडली एक्सेप्टेड और स्टिल जो है वो यूज़ हो रहा है, बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। ड्यू टू सम इनकम्प्लीटनेस इन द अबव मैंशनड कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्टीन्यूअस प्रेशर फ्रॉम द नेचुरलिस्ट, यानी पिछले जो दोनों कॉन्सेप्ट आपने नॉमिनलिस्टिक और टाइपोलॉजिकल देखा है, उनमें कुछ चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ नीड कि कोई नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और प्लस वो कोई साइंटिफिक सेकंड कॉन्सेप्ट का भी कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है, और पहला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कोई ब्रॉड रेंज का नहीं है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी बेस्ड है। सो साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट की तरफ से एक कॉन्टीन्यूस प्रेशर था कि देयर शुड बी अ वैलिड ब्रॉड टाइप ऑफ स्पीशी कॉन्सेप्ट, जो कि मिड 18th सेंचुरी में जो है वो इस पे काम हुआ है। और के जॉर्डन ने एक नई डेफिनेशन दी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की, और इसने बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट का नाम दिया उसको। लेटर ऑन मेयर जो है उसने इसको फर्दर मॉडिफाई करके एक अगेन एक डेफिनेशन प्रपोज की है स्पीशी की, और वो डेफिनेशन क्या है कि मेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट इज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, कि जो एक स्पीशी है वो इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी पॉपुलेशन है, नेचुरल पॉपुलेशन, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। यानी एक और इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो नेचुरल पॉपुलेशन के सूरत में रह रहा है इकोसिस्टम में, दे कैन इंटरब्रीड, और वो अपने जैसे दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। यानी वो जो दूसरे ग्रुप्स हैं बेसिकली दे आर द पॉपुलेशंस ऑफ अनदर स्पीशी, इसीलिए वो दूसरी स्पीशी के साथ वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, बट दे कैन इंटरब्रीड इन बिटवीन देमसेल्व्स, वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये जो है बायोलॉजिकल स्पीशी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मेयर। सो मेयर ने एक्सप्लेन किया कि एक स्पीशी को जब हमने किसी भी ग्रुप को एक स्पीशी डिक्लेयर करना है तो उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। दे शुड बिहेव एज अ रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी वो जो ग्रुप है वो एज अ रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी बिहेव करे। दैट ग्रुप शुड बिहेव एज इकोलॉजिकल यूनिट, दैट ग्रुप शुड बिहेव एज जेनेटिकल यूनिट। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी के तौर पे जब वो बिहेव करेगी तो इंडिविजुअल्स उस स्पीशी के, उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे को एज अ पोटेंशियल मेट कंसिडर करेंगे, एक दूसरे को एज अ मेट एक्सेप्ट करेंगे, ब्रीड कर सकते हैं वो आपस में फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो एक दूसरे को मेट के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, दे विल ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो एक पूरी रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी डेवलप करेंगे। यानी अगर एक जगह पे वो उनका नंबर बहुत कम है तो वो रैपिडली आपस में ब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे और अपनी पॉपुलेशन का, अपनी कम्युनिटी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बिहेव एज इकोलॉजिकल यूनिट, मतलब ये कि उनके स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो आपस में उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग भी सारी एक स्पीशी है, लेकिन हमें पता है कि इवन ह्यूमंस एक स्पीशी होने के नाते एक दूसरे से डिफ़र करते हैं डिफरेंट फ़ीचर्स में। स्किन कॉम्प्लेक्शन है, आई का कलर है, टेक्सचर है बालों का, डिफरेंट जो फिज़िकल फेशियल फीचर्स हैं उसमें भी हम लोग डिफ़र करते हैं। जापानीज़ कम्युनिटी ले लें आप, चाइनीज़ कम्युनिटी ले लें, फ़िलिपाइन कम्युनिटी ले लें, अफ्रीकन कम्युनिटी ले लें, अमेरिकन ले लें, एशियन कम्युनिटी ले लें, हैं सारे होमो सैपियंस, लेकिन हैबिटेट एरिया डिफरेंट होने की वजह से हमारे फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। सो विद इन स्पीशी मेंबर्स में फ़िज़िकल डिफरेंसेस हो सकते हैं फीचर्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने इकोसिस्टम में बिहेव करते हैं तो दे वर्क
एज अ यूनिट, दे वर्क एज अ इकोलॉजिकल यूनिट। वो इकट्ठे जब उसको एक इकोसिस्टम में या कम्युनिटी में उसका रोल डिस्कस करेंगे तो फिर वो एज अ यूनिट बिहेव करेगा। बेशक उनके आपस में फीचर जो हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर जब उसका रोल स्टडी करना है तो फिर उस पूरे ग्रुप ने एज अ यूनिट बिहेव करना है। सो ये एक प्रॉपर्टी उस ग्रुप के अंदर, अगर उसने स्पीशी डिक्लेयर हमने करना है उस ग्रुप को, तो उसमें ये एक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बिहेव एज अ यूनिट व्हेन इट्स इकोलॉजिकल रोल इज़ स्टडीड इन द एनवायरनमेंट। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है कि तीसरा फीचर जो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए कि दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बिहेव एज जेनेटिकल यूनिट, यानी एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, स्पीशी के एक पॉपुलेशन है, एक ग्रुप है, तो उस स्पीशी की जितने जीन्स हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ कॉल्ड जीन पूल। और उस जीन पूल में हर इंडिविजुअल के जीन्स शामिल हैं। अब अगर ह्यूमन जीन पूल की बात करें तो जिसकी ब्लू आइज़ हैं और करली हेयर्स हैं और फेयर कम्प्लेक्शन है उसके जीन्स भी उस जीन पूल में इंक्लूडेड है, और जिसका बहुत डार्क कम्प्लेक्शन है और जिसकी ब्लैक कलर की आइज़ हैं और उसके स्ट्रेट हेयर हैं उसके जीन्स भी शामिल हैं। जिसका जो है वो मीडियम कम्प्लेक्शन है और उसकी जो ब्राउनिश आइज़ हैं और उसका जो है वो मॉडरेटली करली हेयर हैं उसके जीन्स भी शामिल हैं। तो कलेक्टिवली हर एक इंडिविजुअल्स के जीन्स जो हैं वो उस ग्रुप में अगर हम इंक्लूड करें तो ओवरऑल हम उन सब की जीन्स की कलेक्शन को जीन पूल कहते हैं। वो कहते हैं कि स्पीशी का जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का बेसिकली उस वो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटर कम्युनिकेटिंग उनका जीन पूल है, यानी उनके जीन्स आपस में एक्सचेंजेबल हैं। एक्सचेंजेबल कैसे हैं? क्योंकि वो ग्रुप आपस में फ्रीली ब्रीड कर रहा है, ब्रीड कर सकता है, अपने जीन्स एक्सचेंज कर सकता है, न्यू ऑफस्प्रिंग में अपने जीन्स का मिक्सचर जो है वो पास ऑन कर सकता है। सो दैट इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल, उस ग्रुप के अंदर इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल है। और उस जीन पूल के अंदर अगर हम एक इंडिविजुअल को कंसिडर करें तो वो एक इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन्स फ्रॉम दैट होल जीन पूल, यानी एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उसके पास एक स्मॉल पोर्शन जो है वो मौजूद है उस पूरे जीन पूल के कंटेंट्स का। ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल में उस जीन पूल के सारे जीन्स तो नहीं हो सकते ना, मतलब एक इंडिविजुअल की आइज़ का कलर जो है वो एक ही हो सकता है, वो बाकी कलर्स उसमें नहीं हो सकते। और इसी तरह उसका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो एक ही हो सकता है, बाकी फेयर और या मीडियम होगा या मॉडरेट होगा या फिर डल कम्प्लेक्शन होगा, डार्क कम्प्लेक्शन होगा, कोई एक पॉसिबिलिटी है ना। तो हम ये कहते हैं कि पूरे जीन पूल की जो कलेक्शन होती है उसका थोड़ा सा पोर्शन एक सिंगल इंडिविजुअल के पास होता है, जबकि अगर सारे इंडिविजुअल एक स्पीशी के उनको कलेक्टिवली कंसिडर करें तो वो एक वैरायटी उसमें जीन पूल में जीन्स में वैरायटी आ जाती है। सो दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बिहेव एज अ जेनेटिकल यूनिट। सो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है इसको डॉबन स्काई और हैंसन जो है इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है फॉर टू रीजंस। जीन पूल का जो एक कॉन्सेप्ट इसने दिया प्लस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की ये जो कैटेगरी हमें बताता है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, एक ये क्राइटेरिया। और दूसरा जो है वो जीन पूल यानी वो पूरे का पूरा जो ग्रुप है स्पीशीज़ का इंडिविजुअल्स का दैट एक्चुअली वर्क्स एज अ जेनेटिक पूल ऑफ डिफरेंट जीन्स। सो इन दो जो रीज़न्स हैं इस वजह से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली जो है वो एक्सेप्ट किया था। और डॉबिन स्काई जो है, स्टेबेंस, वैलेंटाइन्स वगैरह जो हैं इन्होंने जो अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी और पास्टुलेट्स दिए थे वो इसी से थोड़े बहुत मैच करते थे। ये जो हमारी बायोलॉजिकल स्पीशी की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैम अ स्पीशी इज़ अ सिंगल और मोर मेंडेलियन पॉपुलेशन, जिस उस पॉपुलेशन यानी एक सिंगल मेंडेलियन पॉपुलेशन या एक से ज़्यादा मेंडेलियन पॉपुलेशन जो आपस में अपनी जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज कर सकती हैं, तो एक लिमिटेड जो है वो जीन एक्सचेंज है बिटवीन विच द जीन एक्सचेंज इज़ लिमिटेड। या फिर वो ऐसी मेंडेलियन पॉपुलेशन हैं कि जिनके बीच में जीन एक्सचेंज जो है वो प्रोहिबिटेड है या प्रिवेंटेड है बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जहाँ वो उनके बीच में जीन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, यानी इसका मतलब है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दे आर रिप्रोडक्टिवली सेपरेट और आइसोलेटेड, सो दे आर डिक्लेयर्ड एज डिफरेंट स्पीशीज़। जहाँ वो आपस में जीन एक्सचेंज फ्रीली कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसका मतलब है फ्रीली, इसका मतलब है कि वो एक ही स्पीशी के मेंबर हैं।
सो मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट और बहुत सारे जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, और ज़्यादातर जो टेक्सोनोमिस्ट हैं और एवोल्यूशनिस्ट हैं वो अपने काम के दौरान इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई फ़िक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें भी जो है वो चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं, इसको भी फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है, बल्कि इसमें जो मॉडिफिकेशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एवोल्यूशनिस्ट, यानी एवोल्यूशनिस्ट इसमें एवोल्यूशन का जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड करें, तो इस डेफिनेशन को, ये जो मेयर की डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की, इसको फर्दर जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। सो पेटरसन ने बायोलॉजिकल स्पीशी की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है वो प्रोड्यूस की। इसके मुताबिक, पेटरसन के मुताबिक, एक स्पीशी जो बायोलॉजिकल जो इसकी स्पीशी की डेफिनेशन है कि अ स्पीशी इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ बाई पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स द मेंबर्स ऑफ विच शेयर अ कॉमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम, यानी एक स्पीशी जो है वो बाय पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, पॉपुलेशन है। बाय पेरेंटल मीन एक ऐसी पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की कि जिनके दो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स, यानी वो दोनों पेरेंट्स इंटरब्रीड करते हैं और फर्दर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते जाते हैं, और उस पूरे ग्रुप के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, वो जो बाय पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स की एक पॉपुलेशन है उसके सारे मेंबर्स का जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम है या फर्टिलाइजेशन मैकेनिज़्म है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिविजुअल जो है वो किसी और तरह से फर्टिलाइज़ करें और कुछ जो है वो किसी और तरह से फर्टिलाइज़ करें, लेकिन उस पूरे ग्रुप का इनफैक्ट जो फर्टिलाइजेशन सिस्टम है वो सेम फर्टिलाइजेशन सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली द पॉपुलेशन ऑफ बाई पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मदर एंड फादर। सो मेयर ने ये कहा, क्योंकि ये डेफिनेशन बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेयर ने प्रपोज की थी, और ये जो पेटरसन की डेफिनेशन है मेयर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने ये मेयर का जो एक क्रिटिसिज्म था पेटरसन की डेफिनेशन पे वो ये था कि पेटरसन की जो स्पीशी डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है वो एरर फ्री नहीं है, उसमें एरर्स हैं, और वो टोटली जो एक्चुअल बायोलॉजिकल स्पीशी की डेफिनेशन है उसको मिस इंटरप्रेट किया है पेटरसन की डेफिनेशन में। ये उसकी मिस इंटरप्रटेशन है एक्चुअल बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की। सो दो मेयर्स बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बाय द जोलॉजिस्ट, बट स्टिल इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, और इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। डिफरेंट एवोल्यूशनिस्ट ने इस जो डेफिनेशन है इसको क्रिटिसाइज़ किया है व्हेन दे वर यूजिंग दिस डेफिनेशन इन डिफरेंट केसेस। वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो शॉर्टकमिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट, नंबर 1 के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस केस में हमने बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अगर उस केस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, उस केस को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल मौजूद नहीं है, तो वहाँ ये स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इस पूरी पैराग्राफ की समरी आपको बता रही हूँ कि जिन केसेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में स्टडी ऑब्जर्व किया जाता है, यानी मेल और फीमेल जो सेक्सेस हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जिन स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स बन जाते हैं, न्यू बॉर्न और यंग वंस और अडल्ट्स, और जो एजड जो ग्रुप है मैच्योर इंडिविजुअल्स का, एजड इंडिविजुअल्स का जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से चूँकि फ़र्क होता है इन सारे एज ग्रुप्स का, तो वहाँ पे भी ये स्पीशी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमें। या फिर जिन इंडिविजुअल्स में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, या एक ही इंडिविजुअल की या एक ही पॉपुलेशन की पूरी हिस्ट्री को स्टडी करते हुए डिफरेंट वेरिएशंस उसमें आती हैं, यानी एक इंडिविजुअल की आप बाय बर्थ जो है वो फ्रॉम द पॉइंट बर्थ टाइम आप उसके डेथ टाइम तक एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, या एक पॉपुलेशन को आप इसी तरह न्यू पॉपुलेशन कहीं पे इस्टेब्लिश हुई और फिर वो ग्रो की और फ्लरिश की और एक्सटेंशन तक अगर आप उस पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, उस पूरी पॉपुलेशन का हिस्ट्री को एनालिसिस कर रहे हैं आप उसकी, तो उसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलती हैं। सो उन वेरिएशंस को स्टडी करते हुए ये जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है, ये अप्लाई नहीं होता। सो टेक्सोनोमिस्ट जो हैं जब क्योंकि वो ज़्यादातर टेक्सोनोमिस्ट काम करते हैं म्यूज़ियम में प्रिजर्व्ड स्पेसिमन्स पे, और म्यूज़ियम में प्रिजर्व्ड स्पेसिमन जो हैं बेसिकली वो एक तो ये कि अगर वो लॉन्ग टाइम से प्रिजर्व्ड हैं तो उनकी कलर्स में, उनकी मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम।
और दूसरा ये है कि चूँकि वो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें उनके बाकी फीचर्स के बारे में नहीं पता होता, हम ना उन्हें रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है कि उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होनी चाहिए और वापस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ना वो डेड स्पेसिमन जो म्यूज़ियम के अंदर प्रिजर्व्ड है, ना वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ना हमें उनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ऐसे केसेस में जहाँ हमारे पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए जो है वो प्रॉब्लम होती है या ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। इसी तरह जो फॉसल्स हमें मिलते हैं, डिफरेंट जो लेयर्स हैं, डिफरेंट जो जियोलॉजिकल लेयर्स में डिफरेंट टाइप के फॉसल्स मिले, वो हर एक फॉसल मुकम्मल प्रिजर्व नहीं होता। कभी किसी सिर्फ इन एनिमल का हमें जो जॉज हैं वो मिल जाते हैं, कभी किसी की सिर्फ स्कल मिल जाती है, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। सो इस मिनिमम इंफॉर्मेशन जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए जो है वो प्रॉब्लम्स होती है। सो फॉसल स्टडी जो डिफरेंट पैलेंटोलॉजिस्ट ने फॉसल स्टडी करनी है, वहाँ पे भी हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा जो केस है कि जहाँ पे आप एक एरिया में मौजूद दो पॉपुलेशंस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी पॉपुलेशन हैं जो एक ही एरिया में मौजूद हैं, एक कॉन्टीन्यूस एरिया है। कॉन्टीन्यूस एरिया का मतलब है कि उस एरिया के अंदर 2 या 3 या 4 पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उन पॉपुलेशंस में उनके बीच में जो एरिया है उन पॉपुलेशंस के बीच में, उसमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, यानी कोई उसमें कोई हर्डल नहीं है। वो आपस में अगर ब्रीड करना चाहें, वो पॉपुलेशंस वो मिलना चाहें तो वो मिल सकती हैं, वो ब्रीड कर सकती हैं, लेकिन दे डोंट प्रेफर टू इंटरब्रीड। वो अपनी चॉइस से इंटरब्रीड नहीं करती हैं, वो अपनी चॉइस से अलग रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। दे प्रेफर टू अवॉइड इंटरब्रीडिंग। सो ऐसे केसेस में भी ये कॉन्सेप्ट जो है ये अब एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो है इसको फ़ौरन से थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। द क्लोजली रिलेटेड टू पॉपुलेशंस लिविंग इन अ कॉन्टीन्यूस एरिया बट दे शो प्रेफरेंसेस फॉर हैबिटेट। यानी लेट्स सपोज एक फॉरेस्ट एरिया में कोई बीच में हर्डल नहीं है, कोई बीच में बैरियर नहीं है। एक पॉपुलेशन फॉरेस्ट के साउथ तरफ रह रही है और दूसरी पॉपुलेशन जो है वो फॉरेस्ट के नॉर्थ वाली साइड पे रह रही है, और बीच में उन जो है वो इतना कोई लंबा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा फासला है और उसमें कोई बैरियर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो नॉर्थ और साउथ की जो पॉपुलेशंस हैं दे अवॉइड टू इंटरब्रीड, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करती हैं। अब क्यों इंटरब्रीड नहीं करती हैं? क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रही हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाली जो पॉपुलेशंस होती हैं उनमें उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। यानी जो साउथ वाली पॉपुलेशन है वो बेशक एक ही स्पीशी की 2 पॉपुलेशंस थी, उनकी पेरेंटल स्पीशी एक ही है, लेकिन चूंकि उनका हैबिटेट डिफरेंट है तो डिफरेंट हैबिटेट में होने की वजह से वो आपस में इंटरब्रीड करने को प्रेफर नहीं करती हैं। सो उनकी हैबिटेट प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। So these two populations ultimately fail to interbreed due to living in different habitats. So ऐसे केसेस में भी बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें बेस्ट एग्जांपल ड्रंगो जो बर्ड्स हैं, इनकी 2 पॉपुलेशन जो हैं वो अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर स्टडी की गई। एक थी स्पीशी ए, एक पॉपुलेशन स्पीशी ए थी, दूसरी पॉपुलेशन जो थी वो स्पीशी बी थी, और इन दोनों के बीच में कोई 50 मीटर का सिर्फ डिस्टेंस था। 50 मीटर को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, थोड़ा सा बिल्कुल डिस्टेंस है। स्पीशी ए जो है वो एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट एरिया में रह रही थी, और स्पीशी बी जो है वो ओपन ग्रासलैंड एरिया में रह रही थी। बीच में वो रेनी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में सिर्फ 50 मीटर का फासला था, लेकिन उसके बावजूद कोई बैरियर ना होने के बावजूद ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे थे। सो इट मीन्स दे वर डिफरेंट स्पीशीज़। लेकिन एक्चुअली वो जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ क्यों हुई? पहले वो एक ही स्पीशी की पॉपुलेशंस थी, लेकिन डिफरेंट हैबिटेट में रहने की वजह से उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए, और उन चेंजेस की वजह से वो एक दूसरे को ब्रीडिंग के लिए एज अ मेट एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरा केस यानी पहला था लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा केस जहाँ पे ये स्पीशी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है वो है एसेक्सुअल ग्रुप्स या एपोमिक्टिक ग्रुप्स जो हैं इंडिविजुअल्स के, अगर आप उनको स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि इंडिविजुअल्स आपस में मेट कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें और दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों।
अब ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल जो हैं, चूँकि उनमें कोई बाइसेक्सुअल जो है वो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ना उनमें मेल फीमेल नहीं होता, बल्कि एक ही पेरेंट होता है, वही आगे से बडिंग के थ्रू या पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू या एपोमिक्सिस के थ्रू जो है या बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करके वो नए ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इंटरब्रीडिंग जो एक क्राइटेरिया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड करें, वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रहा। सो ऐसे केसेस को स्टडी करते हुए भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं है। कि हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, एक स्पीशी है, बैक्टीरिया की स्पीशी है, इसी तरह यीस्ट की स्पीशीज़ हैं या डिफरेंट फंजाई की स्पीशीज़ हैं, इसी तरह बाकी जो प्रोटोजोन्स है डिफरेंट लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हैं तो वो भी स्पीशीज़, वो भी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया चूँकि वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, सो हम उन ऑर्गेनिजम्स को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। सो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में भी पाई जाती है, इसके अलावा लोअर वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं कुछ, उनमें भी पाई जाती है। तो उन ग्रुप्स को, लोअर वर्टिब्रेट्स और लोअर इनवर्टिब्रेट्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे अगर ये डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इंटरब्रीडिंग को एज अ क्राइटेरिया एक्सेप्ट करती है फॉर डिक्लेयरिंग ग्रुप और इंडिविजुअल एज अ स्पीशी। सो डिसेंडेंट्स जो हैं एपोमिक्टिक ग्रुप्स के मेयर के अकॉर्डिंग या गाइसेलन के अकॉर्डिंग जो है वो जितने भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या एपोमिक्टिक ग्रुप्स जो हैं उनके डिसेंडेंट्स को आप गैमो स्पीशीज़ कह सकते हैं, बाइनॉम्स कह सकते हैं, आप उन्हें पैरा स्पीशीज़ कह सकते हैं, लेकिन आप उन्हें स्पीशी कंसिडर नहीं कर सकते, आप उन्हें स्पीशी डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम डिफरेंट सिबलिंग स्पीशी को या क्रिप्टिक स्पीशी को स्टडी कर रहे हैं, तो चूँकि सिबलिंग स्पीशीज़ या क्रिप्टिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं। जब उनकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं तो वो बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली बायोलॉजिकली वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। दे आर बायोलॉजिकली गुड स्पीशीज़ या वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि अब उनमें आपस में ब्रीडिंग नहीं हो सकती। वो अगर ब्रीड करेंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव बैरियर आ गया है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उनमें क्रिएट हो गई है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो अभी भी सिमिलर नज़र आ रही हैं। ऐसी स्पीशीज़ को आप सिबलिंग या क्रिप्टिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो इन केसेस में भी ये जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन नेक्स्ट केस जहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है यूज़ करने में, वो है इनकम्प्लीटनेस ऑफ स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी एक पेरेंटल स्पीशी है, उसके अंदर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उस एक पेरेंटल स्पीशी की डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, जो कि जैसे फिंचेस की एक जो थी पॉपुलेशन थी, लेकिन वो डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर जाके उसकी डिफरेंट पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हुई। चूँकि हर आइलैंड के ऊपर डिफरेंट टाइप की फूड्स और हैबिटेट अवेलेबल था, तो वो उसके अकॉर्डिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पॉपुलेशंस हैं वो फिंचेस की वो इवॉल्व होना शुरू हुई, और अल्टीमेटली वो एक सिंगल पॉपुलेशन से, एक सिंगल स्पीशीज़ से 14 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ जो हैं फिंचेस की वो इवॉल्व हुई हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है कि एक सिंगल पेरेंटल स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ का बनना, नई डिफरेंट स्पीशीज़ का, डिसेंडेंट स्पीशीज़ का बनना, इस प्रोसेस को हम स्पीशिएशन कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। सो ये एक रैपिड या क्विक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये बहुत लॉन्ग और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। यानी ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी थी तो फ़ौरन वो एक नई स्पीशी बन गई उससे, या 2 नई स्पीशीज़ बन गई या 3 नई स्पीशीज़ बन गई। ये क्विक प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो जो चेंजेस आते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंजेस इकट्ठे होते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो चेंजेस जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अब वो आपस में वो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं या पॉपुलेशन है वो ब्रीड नहीं कर सकती हैं, तो फिर हम उन्हें डिफरेंट स्पीशीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। सो वो बात करता है कि एवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई क्विक या एब्रप्ट प्रोसेस नहीं है। सो एक नई स्पीशी अटेन करने के लिए, एक नई स्पीशी के ग्रुप को एक एज अ स्पीशी डिक्लेयर करने के लिए उसमें 3 फीचर्स का होना ज़रूरी है। उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पूरी क्रिएट हो जाए, यानी 2 या 3 ग्रुप्स हैं
और आपने उन तीनों ग्रुप्स, वो पहले एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन थी, वो जो ग्रुप्स थे वो एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन थी, लेकिन अब वो एक दूसरे से इन 3 क्राइटेरिया की बेस पे इतनी डिफरेंट हो चुकी हैं कि अब हम उन्हें स्पीशी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्पीशी ए बी सी, उन तीनों ग्रुप्स को 3 डिफरेंट स्पीशीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। उनमें क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए? नंबर 1, उन तीनों ग्रुप्स में आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हो चुकी हो, अब वो तीनों ग्रुप्स आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, वो इकोलॉजी में, अपने हैबिटेट में, अपने रहन सहन में, अपने फूड प्रेफरेंसेस में, अपनी ब्रीडिंग जो साइट्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस में वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो चुके हैं। यानी स्पीशी ए बी सी जो है, ग्रुप ए बी सी, वो अब डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स को प्रेफर करते हैं। सो ये उनमें इकोलॉजी में भी उनमें डिफरेंस आ गया है, उनमें रिप्रोडक्टिवली भी डिफरेंस आ गया है, और उनके अंदर अल्टीमेटली जब वो रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट हो गए, जब वो अपनी इकोलॉजी में भी डिफरेंट हो गए, तो अल्टीमेटली उनके जो फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो ये तीनों फीचर्स जब हमें कोई 3-4 ग्रुप्स में मिलते हैं, यानी उनमें कोई हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी नज़र आती है, उनमें इकोलॉजिकल डिफरेंस भी मिलता है, उनमें मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस मिलता है, तो हम उन तीनों चारों ग्रुप्स को डिफरेंट स्पीशीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। देन वो कहता है कि देयर आर मैनी स्पीशीज़ विच रिप्रेजेंट एन इनकम्प्लीट स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन, यानी स्पीशिएशन हो रही है और उसके बीच में अभी जो पेरेंटल स्पीशी है उससे पूरी फुल फ्लेज न्यू स्पीशी नहीं बनी, बल्कि अभी वो इंटरमीडिएट है। यानी इंटरमीडिएट का मतलब है कि उस स्पीशी में कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं और कुछ फीचर्स स्टिल उसके जो हैं वो पेरेंट्स वाले मौजूद हैं। सो ऐसे केसेस में भी बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट केस जहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट 2 गुड स्पीशीज़ फेल टू इंटरब्रीड, यानी बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि 2 स्पीशीज़ जो हैं सॉरी 2 स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकती हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जो 2 अच्छी स्पीशीज़ हैं वो उन्हें हम स्पीशी इसीलिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, दे फेल टू इंटरब्रीड। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन वो पहले रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थी, लेकिन कोई भी एक्सीडेंटल रीज़न है जिस वजह से उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रेक हो गई है, उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक रीज़न ये भी हो सकती है कि मेट अवेलेबल नहीं है, यानी एक स्पीशी जो है उसकी सारी फीमेल जो हैं उनकी किसी एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई है और वो सिर्फ मेल बच गए हैं। सो मे बी वो अपने जैसी किसी क्लोजली रिलेटेड स्पीशी की फ़ीमेल के साथ ब्रीड कर लें, यानी उन आपस में वो जो एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन थी उसको ब्रेक करके एक स्पीशी के जो मेल बाकी बचे हैं वो किसी दूसरी क्लोज रिलेटेड स्पीशी जो है उसकी फ़ीमेल के साथ ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लें, यानी वो इंटरब्रीडिंग भी शुरू हो गई और जो ऑफस्प्रिंग बना है वो भी स्टीराइल नहीं है बल्कि फर्टाइल है। सो ऐसे केसेस में भी चूँकि ये पॉसिबल है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन समटाइम्स स्पीशी के बीच में ब्रेक हो जाती है, 2 स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे केसेस में भी ये जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट ये फेल हो जाता है, और मोस्टली ये जो है ये फ़िशेज़ में डिफरेंट फ़िशेज़ जो हैं उनकी स्पीशीज़ को, यानी एक फ़िश से एग ले लिए, दूसरी मेल जो स्पीशी है दूसरी स्पीशी की फ़िश मेल जो है उससे स्पॉम्स ले लिए और एग्स और स्पॉम्स को एक्सटर्नली वाटर के अंदर फर्टिलाइज़ करा के हाइब्रिड स्पीशी प्रोड्यूस कर ली फ़िश की, और वो जो हाइब्रिड स्पीशी होती है वो भी आगे से ब्रीड कर सकती है, वो फर्टाइल होती है। सो ये केसेस जो हैं ये हमारे सामने मौजूद हैं, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रेक हो जाती है सम टाइम। ऐसे केसेस में जो है वो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं रहता। अब ये ड्रॉबैक्स के बाद हमने इस बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की थोड़े से इम्पॉर्टेंस जो है वो देख लेनी है कि ऑल्दो उसमें ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कॉन्सेप्ट ब्रॉडली एक्सेप्टेबल है। लार्ज नंबर ऑफ़ जो बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट स्टिल टिल डेट जो है वो यूज़ होता है। पर्टिकुलरली इकोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, फिजियोलॉजी ऑर्गेनिजम्स की और जो इकोसिस्टम्स की फिजियोलॉजी को आप इंडिविजुअल्स की और स्पीशीज़ की फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं वहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। आप एक कम्युनिटी के अंदर या एक इकोसिस्टम के अंदर
डिफरेंट जो पॉपुलेशन हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ग्रुप्स हैं, उनके बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हैं, उनकी बिहेवियर बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट ये यूज़ होता है, ये एप्लीकेबल है। लास्ट वन जो कॉन्सेप्ट है, जल्दी से हम इसको वाइंड अप करते हैं, एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट। वो कह रहा है जी कि जो पैलेंटोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनिस्ट हैं स्पेशली, वो साइंटिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उसमें वो जो एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन का एक जो प्रोसेस है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में। सो पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए और एवोल्यूशनिस्ट के लिए एक नया बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। वो ओवरऑल उस कॉन्सेप्ट को, मेयर की जो डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो दे प्रेफर्ड अ डेफिनेशन ऑफ स्पीशी विच आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एज वेल। यानी ठीक है, आप उसको इंटरब्रीडिंग को क्राइटेरिया रखें, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को क्राइटेरिया रखें, लेकिन उसमें एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी, उसमें एवोल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी ऐड होना चाहिए। सो सिम्पसन ने एक मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट की थी स्पीशी की। सिम्पसन की डेफिनेशन क्या थी कि एवोल्यूशनरी स्पीशी इज़ अ लीनिएज मीन ग्रुप ऑफ इंसेस्टर एंड डिसेंडेंट पॉपुलेशंस। यानी इंसेस्ट्रल और डिसेंडेंट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक पूरा ग्रुप है, इंसेस्टर से लेके उसके डिसेंडेंट्स तक की आप एक पूरे ग्रुप को, सीक्वेंस को एक लीनिएज डिक्लेयर करते हैं। सो एवोल्यूशनरी स्पीशी इज़ अ लीनिएज which is evolving separately from other such lineages, and उसकी अपनी एक जो है वो एवोल्यूशनरी रोल है उसका, और उसका अपना जो है वो एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज और पोटेंशियल्स हैं। यानी एक जो एवोल्यूशनरी स्पीशी है, एक ऐसा लीनिएज है जिसका जो है वो एंसेस्ट्रल और डिसेंडेंट सीक्वेंस जो है वो पॉपुलेशंस का एक पूरा लीनिएज, आपने इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट जो लीनिएज है या आप इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन है उसे एज अ लीनिएज कंसिडर किया है, और वो लीनिएज जो है वो इवॉल्व हो रहा है, इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली इवॉल्व हो रहा है, और अपने जैसे बाकी लीनेजेस से बिल्कुल वो डिफरेंट है। यानी बाकी लीनेजेस एक ही इंसेस्टर है, एक इंसेस्टर से 2, 3, 4 डिफरेंट लीनेजेस ओरिजिनेट हुए हैं, एक लीनेज ए बी सी, और अल्टीमेटली ये जो लीनेजेस हैं वो अब बाद में लेटर ऑन जब एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो ए बी सी स्पीशीज़ बन जाएंगी। सो एवोल्यूशनरी स्पीशी इज़ अ लीनेज, उस लीनेज में आप इंसेस्टर से लेके उसके डिसेंडेंट्स का पूरा सीरीज़ कंसिडर करते हैं, और वो जो लीनेज है दैट इज़ एक्चुअली इवॉल्विंग सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली। उसकी एवोल्यूशन पे बाकी लीनेजेस जो हैं उनका कोई रोल नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो इवॉल्व हो रहा है, और वो उसका अपना एक एवोल्यूशनरी रोल है, उसकी अपनी एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल्स हैं। सिम्पसन ने ये कहा कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो सिम्पसन की डेफिनेशन है, ये ना सिर्फ बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट और जेनेटिकल जो कॉन्सेप्ट है स्पीशी का, ना सिर्फ ये उसके साथ कंसिस्टेंट है, बल्कि ये जो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंट लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स थे, ये उसको भी ओवरकम कर रही है, ये उसको भी क्लियर कर रही है। जो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस हैं ये उसको भी रिमूव कर रही है, साथ साथ इसमें एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी एडेड है, और उसमें बायोलॉजिकल और जेनेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं स्पीशी के वो भी शामिल हैं। सो मेयर ने जिसने बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दी थी, मेयर ने अगेन सिम्पसन की डेफिनेशन जो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, और उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ स्पीशी कॉन्सेप्ट। उसने ये कहा कि ये जो सिम्पसन की डेफिनेशन है ये फाइलेटिक लीनिएज या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप इसको एज अ स्पीशी कॉन्सेप्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ नॉट अ स्पीशी कॉन्सेप्ट बट इट इज़ अ फाइलेटिक लीनेज या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने का एक कॉन्सेप्ट आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसको स्पीशी कॉन्सेप्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मेयर ने क्रिटिसिज्म किया है सिम्पसन की डेफिनेशन के ऊपर। सो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस, यानी एक ही स्पीशी की जो डिफरेंट पॉपुलेशन जो एक दूसरे से आइसोलेट हो चुकी हैं, एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, एक ही स्पीशी की डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं लेकिन वो आइसोलेटेड हैं, वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, या फिर इंसिपिएंट स्पीशीज़ के केस में अप्लाई कर सकते हैं। इंसिपिएंट स्पीशीज़ की डेफिनेशन मैंने स्लाइड्स के एंड पे लिखी है, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिनमें
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। यानी जो उन ऐसी एक स्पीशीज़ के ऐसे ग्रुप्स जो कि आपस में जेनेटिकली डिफरेंट होना शुरू हो गए, उनके जीन्स में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, उनके रिप्रोडक्शन जो है वो स्टिल वो आपस में इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जीन्स एक दूसरे से चेंज होना शुरू हो गए हैं, उनके जीन्स में वेरिएशन आना शुरू हो गई है। ग्रुप ए बी सी डिफरेंट सपोज 3 ग्रुप्स हैं, उनके जीन्स आपस में वेरी करना शुरू कर गए हैं, लेकिन स्टिल वो एक स्पीशी की पॉपुलेशंस कंसिडर हो रही हैं और वो स्टिल इंटरब्रीड कर सकती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनके जीन्स इतने डिफरेंट हो जाएंगे कि वो आपस में इंटरब्रीड करना रोक देंगी, बंद कर देंगी, वो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो जाएंगी, तो फिर वो इंसिपिएंट स्पीशीज़ नहीं बल्कि पूरी की पूरी डिफरेंट स्पीशीज़ डिक्लेयर होंगी। सो ऐसे केसेस में ये एप्लीकेबल है। एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो है वो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस को जब हम स्टडी कर रहे हैं, या इंसिपिएंट स्पीशीज़ को, यानी एक ही स्पीशी की ऐसी पॉपुलेशन जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हो रही हैं लेकिन वो स्टिल इंटरब्रीड कर सकती हैं, ऐसे केसेस में आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक सिंगल स्पीशी को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं रहता। सो सिम्पसन जो है उसने इस डेफिनेशन के अंदर जो कुछ ड्रॉबैक्स थे उनको जो है वो थोड़ा बाद में मज़ीद ड्रॉबैक्स को रिमूव करने की कोशिश की, जो इस पे क्रिटिसिज्म था उसको रिमूव करने की कोशिश की, तो उसने अपनी डेफिनेशन में टाइम डायमेंशन जो है वो ऐड कर दी। यानी उसने जो हम स्पीशी की डेफिनेशन करते हैं, पॉपुलेशन की भी करते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन सेम एरिया एट अ सेम टाइम, यानी टाइम की डायमेंशन उसने अपने कॉन्सेप्ट जो था एवोल्यूशनरी स्पीशी का कॉन्सेप्ट, सिम्पसन ने उसमें टाइम डायमेंशन भी ऐड कर दी। देन रेफ एंड मेयर जो है इन्होंने ये कहा कि एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी अभी कुछ लिमिटेशंस या डीमेरिट्स हैं। दे हैव स्टेटेड दैट देयर आर मैनी डीमेरिट्स इन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन। वायले जो है इसने एक अपनी एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट की एक रिवाइज्ड या मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट की थी, और इसने कैसे एवोल्यूशनरी स्पीशी का जो कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक जो वायले की डेफिनेशन है उसके मुताबिक स्पीशी क्या है। एन एवोल्यूशनरी स्पीशी इज़ अ सिंगल लीनेज ऑफ इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन, यानी इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन का एक सिंगल लीनेज है जो कि विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लीनेजेस। यानी अगेन ये सिम्पसन की डेफिनेशन के ही वर्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दिए, कॉन्सेप्ट वही है सिम्पसन की डेफिनेशन वाला कि एवोल्यूशनरी स्पीशी जो है एक सिंगल लीनियज है इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशंस का, और वो एक सिंगल जो इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन का लीनेज है वो बाकी सारे अपने जैसे बाकी लीनेजेस जो हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक डिफरेंट पहचान है। वो बाकी लीनेजेस जो अपने जैसे बाकी उसके लीनेजेस हैं जो उस इंसेस्ट्रल स्पीशी से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनसे वो फ़र्क है, उनसे डिफरेंट है वो, और इसकी अपनी एक एवोल्यूशनरी टेंडेंसी है और इसकी अपनी हिस्टोरिकल फेट है। यानी एक जो लीनेज है वो अपने जैसे बाकी लीनेजेस से बिल्कुल डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, अपनी उसकी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, अपनी एक उसकी एवोल्यूशनरी टेंडेंसी और अपनी एक हिस्टोरिकल लाइफ या हिस्टोरिकल फेट है। देन मेयर एंड एश्लोक जो है उन्होंने अगेन इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली स्पीशी को एज अ टैक्सॉन डील कर रहा है, स्पीशी को एज अ कैटेगरी डील नहीं कर रहा, कि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशी टैक्सॉन एंड नॉट स्पीशी एज अ कैटेगरी। यानी इस कॉन्सेप्ट ने स्पीशी को एज अ कैटेगरी एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि स्पीशी को एज अ टैक्सॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और टैक्सॉन और कैटेगरी की डेफिनेशन आपने पिछले लेक्चर में क्लियर पढ़ ली हुई है। देन क्रिस्टोफरसन जो है उसने एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट की एक ब्रॉड डेफिनेशन जो है वो उसने प्रेजेंट की है। इसकी डेफिनेशन क्रिस्टोफरसन की डेफिनेशन क्या है कि अ स्पीशी इज़ अ सिंगल लीनिएज ऑफ इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट्स सेक्शुअल पॉपुलेशन। यानी अब ये वो जो इंटरब्रीडिंग वाला जो बायोलॉजिकल स्पीशी वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी इसके अंदर मर्ज कर रहा है एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट में, कि स्पीशी इज़ अ सिंगल लीनिएज ऑफ इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट सेक्शुअल पॉपुलेशंस विच आर जेनेटिकली इंटीग्रेटेड, यानी जेनेटिकली वो यूनिफाइड है। जब उनके जीन्स को स्टडी करें तो वो यूनिफाइड यानी एज अ जेनेटिकल यूनिट बिहेव कर रही हैं, जैसे बायोलॉजिकल डेफिनेशन ने कहा था। बट जेनेटिकली यूनिफाइड होने के साथ साथ दे आर हिस्टोरिकली
कॉन्टेनिजेंट यानी उनमें जब भी उन्हें ड्यूरिंग द देयर हिस्ट्री उन्हें जब भी चांस मिला है तो वो अपने उस इंटरब्रीडिंग के चांस को अवेल करते हुए वो इंटरब्रीड करती हैं। दे बिहेव एज अ जेनेटिक यूनिफाइड जेनेटिक यूनिट, यानी एक यूनिट के तौर पे वो जो है वो जेनेटिकली एक यूनिट के तौर पे बिहेव करती हैं। और इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट जो है वो सेक्सुअल ग्रुप है, इंसेस्ट्रल डिसेंडेंट सेक्सुअल पॉपुलेशन है जो कि जेनेटिकली यूनिफाइड है। और जब उसे इंटरब्रीड का चांस मिला है तो वो उस चांस को जो है वो अवेल करते हैं हिस्टोरिकली कॉन्टेनिजेंट इवेंट्स ऑफ इंटरब्रीडिंग यानी जब उन्हें उनकी ओवरऑल हिस्ट्री को देखा जाए तो जब भी उन्हें इंटरब्रीडिंग का चांस मिला दे हैव इंटरब्रेड, उन्होंने इंटरब्रीड किया और अपने जैसे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। सो ये जो डेफिनेशन है क्रिस्टोफरसन की, इसने इंटरब्रीडिंग जो नेचर है स्पीशी की, जो बायोलॉजिकल स्पीशी का कॉन्सेप्ट था इंटरब्रीडिंग की बेस पे, उस पे भी इसने जो है वो स्ट्रेस दिया है या फोर्स किया, उसको इंटरब्रीडिंग क्राइटेरिया को इग्नोर नहीं किया बल्कि एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को और बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है इंटरब्रीडिंग का, दोनों को मर्ज करके इसने एक डेफिनेशन नई प्रेजेंट की है। ये नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है वो इंसिपिएंट स्पीशी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ which is approaching a point of genetic isolation from other populations of same species, यानी एक ही स्पीशी की डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो आपस में जेनेटिकली आइसोलेट हो रही हैं, यानी उनमें जेनेटिकली चेंज आ रहा है लेकिन स्टिल दे कैन इंटरब्रीड, वो अभी भी इस काबिल हैं कि आपस में इंटरब्रीड कर सकें। आल्दो उनमें जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो स्टिल इतनी सिमिलर हैं कि वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसे जो ग्रुप्स होती हैं, ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं एक ही स्पीशी की, इन्हें इंसिपिएंट स्पीशीज़ डिक्लेयर करते हैं आप, यानी जेनेटिकली वो एक दूसरे से आइसोलेट हो रही हैं, जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो रही हैं लेकिन स्टिल दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो सच पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशी आर एक्चुअली डिक्लेयर्ड एज इंसिपिएंट स्पीशीज़। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी डिस्कशन क्लास में।